हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्ज़ाम्स। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी दो कोचिंग की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है वो सीखेंगे। तो आज की सीरीज़ जो है वो एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज़ से मैंने स्टार्ट किया है। यह एडुटेरिया का सेक्शनल फर्स्ट है जिसको हमने डिटेल 150 क्वेश्चन को अभी साथ में करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? पहला है कि आपका रिवीजन होगा बेहतर तरीके से। दूसरा कि कौन सी सेक्शन से आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर पाओगे आप कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। तीसरा, आपका फैक्ट्स काफ़ी रिच होगा क्योंकि क्वेश्चन से भी बहुत सारे फैक्ट्स का पता चलता है। एंड चौथा कि आपको अगर एक्सप्लेनेशन टेस्ट देने के बाद पढ़ना डिफ़िकल्ट लगता है, बोरिंग लगता है, तो आप वीडियो देख करके ईज़िली उतनी सारी चीज़ों को ग्रैब कर लोगे। एंड फिफ्थ, अननोन क्वेश्चन को कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ता है कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। तो अननोन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टेस्ट सीरीज। ये सेक्शनल 1 है एडुटेरिया का। सो फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the first session and the establishment of the Indian National Congress। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये ध्यान देना है और इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे इन विच अ टोटल 72 डेलीगेट पार्टिसिपेटेड। तो अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो पहला सेशन था आपका, ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही हुआ था। एंड दूसरा कि इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज चेंज्ड फ्रॉम द इंडियन नेशनल यूनियन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज किया था, इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस करवाया था। ठीक है। एंड थर्ड, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन एज ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द टाइम। ओके, तो अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट अगर पता हो, सिर्फ ये वाला कि पहला सेशन आईएनसी का WC बैनर्जी ने किया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने नहीं किया था, तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इसमें है गलत, थर्ड इसमें है ये भी नहीं होगा, और थर्ड इसमें है ये भी नहीं होगा, और इस तरीके से फाइनली आप आंसर पे पहुँच गए। तो ये होता है क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करके बनाना है। अब इससे 3 से 4 फैक्ट, 4 से ज़्यादा फैक्ट आपको क्या क्या जानना है। इसमें फैक्ट्स ये था कि आपको यहाँ से पता चल गया कि गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुआ था पहला सेशन, 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, इंडियन नेशनल यूनियन था पहले, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया दादा भाई नौरोजी के सेशन पे। फिर WC बैनर्जी ने इस सेशन को, पहले सेशन को उन्होंने एड्रेस किया था, वही उसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि वॉइसरॉय उस टाइम पे कौन थे, जब ये हुआ था INC फॉर्म हुआ था और फर्स्ट सेशन हुआ था, उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे। और जो हमारे INC के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे, AO ह्यूम। इतने सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा फिरा कर। इसके अलावा एडिशनल फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं कि 28 दिसंबर 1885 को INC फॉर्म हुआ था और ये पहला सेशन जो था वो पुणे में होने वाला था, बट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ प्लेग, है ना, प्लेग जो जिस तरीके से कोविड आया था उस टाइम पे प्लेग आया था, प्लेग के आउटब्रेक से ये जो सेशन है वो बॉम्बे में हुआ यहाँ पे। और पहला सेशन वुमेश चंद्र बैनर्जी ने करवाया था और उस टाइम पे जो थे हमारे वॉइसरॉय थे वो है लॉर्ड डफरिन थे, 1884 से 1888 तक। ओके, कैसा लगा आपको? एक पूरे क्वेश्चन को हमने डिटेल में किया। इसी तरीके से हम 150 क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द स्प्रेड एंड लीडरशिप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया था, 1905 में, है ना। 1905 में आपका स्वदेशी मूवमेंट चलता है ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया नहीं, मतलब कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उसको वो क्या किया गया कि कर्व करने की कोशिश की गई। उस टाइम पे अलग अलग जगह पे स्वदेशी मूवमेंट अलग अलग लीडर के द्वारा चलाया जा रहा था, लीडरशिप दे रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में कौन थे, सैयद हैदर रजा। ठीक है, ए का टू, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
सेकेंड है चिदम्बरम पिल्लई, तो साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये कर रहे थे, तो बी का 3, और बी का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में और आपको आंसर मिल गया। ठीक है कि इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। और यहाँ से आपको ये फैक्ट्स भी याद हो जाना चाहिए कि हाँ, सैयद हैदर रजा दिल्ली में लीड कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को, चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में, लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब उत्तर प्रदेश में, और लोकमान्य तिलक जो थे वो बॉम्बे पुणे वाले एरिया में स्वदेशी मूवमेंट को लीडरशिप दे रहे थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज नॉट पुट ऑन ट्रायल। तो अगर आपको ये टॉपिक पता हो, कानपुर कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था 1924 में, उसमें उनके पार्टिसिपेंट्स का नाम अगर पता हो तब तो आप कर लोगे, अगर नहीं पता हो तो भी आप ये देखना कि ये जो मूवमेंट हुआ था ना कानपुर कॉन्स्पिरेसी, उस टाइम पे अगर देखा जाए पैरेलली तो 1920 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रसिया में चल रहा था, और इसी से इंस्पायर होकर के इंडियंस जो थे वो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस करते हैं। ठीक है, जिसमें S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता, ये चारों लोग जो थे उनको ट्रायल पे डाला गया था। भगत सिंह वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका भगत सिंह। ठीक है, और हो सकता है कि किसी को ये ना पता हो, तो इट्स टोटली फाइन। एग्ज़ाम से पहले तैयारी चल रही है तो आपको एक वाइट शीट लेके बैठना है, जो चीज़ें नहीं पता हो उसको छोटे छोटे अक्षरों में उसको ऐसे तैयार करके छोटे 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 पॉइंट्स वाइज में लिखना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले वो सारे फैक्ट्स आपके रिवाइज हो जाए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। During the revolt of 1857, at which place did the Governor General Lord Canning establish the emergency headquarter? तो आपको पता है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो अलग अलग जगह से कौन लीड कर रहे थे, ये सारे तो बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होगा। और अब वो पैटर्न नहीं रहा कि उतने बेसिक्स पूछ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट पूछते हैं। जैसे कि इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था इलाहाबाद में। कहाँ बनाया था, इलाहाबाद में। तो ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, प्लस इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। और फिर उसके बाद आपको इसमें और टॉपिक्स जो आते हैं, जैसे कि वीर कुंवर सिंह के बारे में हर बार आता है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है कि लास्ट में इन्होंने किसको डिफीट किया था, किसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ रेलवे अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एक्स पर्सन, वेयर इज द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाई कमेटी। तो एक्स पर्सन के टेन्योर में किसी की रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था, मतलब दोनों का बजट सेपरेटली निकाला जाना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट किसके टाइम में हुआ था, तो जहाँ तक कि हमको पता है रेलवे से हम डलहौजी को याद करते हैं, है ना, बट आपको ये याद करना है कि जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में उस टाइम पे डलहौजी था, लेकिन बाद में कोई भी डेवलपमेंट हुआ होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डलहौजी ही हो। तो एक तो आपको इसमें दिमाग लगाना है कि देखो ये वाला एकवर्थ कमेटी 2 बार दिया हुआ है, तो आंसर ए और बी में से ही कोई होगा। ठीक है, और अगर हम डलहौजी को हटाएं क्योंकि ये स्टार्टिंग में था, उसके बाद कर्जन ही रहा होगा जो जिसके टाइम में ये डेवलपमेंट हुआ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और 1921 में एकवर्थ कमेटी बनी थी और उसने ये रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को सेपरेट कर देना चाहिए जनरल बजट से। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे आपको ये याद होना चाहिए कि रॉबर्टसन कमेटी भी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन 1901 में। और एक और फैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी जो बनी थी, उन्होंने वापस से ये सजेशन दिया कि जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया जाए, और उसके बाद जनरल बजट और जो रेलवे बजट है वो मर्ज कर दिया गया 2017 में। विवेक देबरॉय कमेटी याद रखना है, विवेक देबरॉय कमेटी कहीं पे लिख लो, पेज लेकर बैठा करो। और फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सबसे पहले रेलवे का जो ट्रायल हुआ था बॉम्बे से थाने हुआ था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमृतसर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1908 ऑफिशियली डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1908 का जो मुस्लिम लीग सेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। आपको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग बना था, और वो तभी से मतलब डिमांड कर रहे थे किसका, अमृतसर के सेशन में आकर के उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट का, और जो कि आपको रिफ्लेक्ट होता है आपके मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में, उनको मिल भी जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद कैलकाटा सेशन जो हुआ था अपना INC का 1906 का, उसमें 4 रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किए गए थे, स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, है ना। तो ये मतलब, और इससे एक फैक्ट और याद होना चाहिए कि 1906 का जो सेशन था कैलकाटा वाला, उसको किसने प्रिसाइड किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। थर्ड स्टेटमेंट है सूरत सेशन 1907 लाला लाजपत राय नेम वॉज प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बाय द मॉडरेट्स। यहाँ पे एक ग्लिच है,
यहीं पे आपको पकड़ना था कि मॉडरेट्स नहीं थे, लाला लाजपत राय क्या थे, मॉडरेट्स नहीं थे, वो क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो मॉडरेट्स क्यों रिकमेंड करेंगे लाला लाजपत राय का नाम? मॉडरेट्स जो कर रहे थे वो रास बिहारी घोष जी का नाम रिकमेंड कर रहे थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लाला लाजपत राय का नाम रिकमेंड किए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, यहाँ से गलत हो जाता है। तो और फिर फोर्थ स्टेटमेंट है कि फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है 1877 में हुआ था और लॉर्ड लिटन ने करवाया था। ये दो स्टेटमेंट भी सही है, मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी था, ओनली 3 पेयर्स इज करेक्ट। ओके। और एक फैक्ट यहाँ से आपको ये याद रखना है कि क्वीन विक्टोरिया को जो 1877 वाला दिल्ली दरबार हुआ था उसमें टाइटल कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था। ठीक है, किसका टाइटल दिया था? कैसरे हिंद का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल इज करेक्ट? तो आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पता होगा। पहला जो था वो आपको अजात शत्रु ने करवाया था, राजगीर में करवाया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, 483 BCE में करवाया था, है ना, अजात शत्रु ने करवाया था। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप थे, और इस टाइम पे जो है विनय पीटक और सुत्त पीटक को कंपाइल किया गया था, और ये राजगृह में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है द सेकेंड काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली। तो ट्रू, वैशाली में हुआ था, कालाशोक ने करवाया था, इसके प्रेसिडेंट सबा कामी थे, 383 BC में हुआ था। थर्ड काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कनिष्का। तो यहाँ पे ग्लिच है कि कनिष्का के नहीं, अशोका के पैट्रोनेज में हुआ था थर्ड। ठीक है, कनिष्का के टाइम में कौन सा हुआ था? फोर्थ। ठीक है, तो और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। 250 BCE में हुआ था, अशोका ने करवाया था। इसके जो प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस्सा थे, और इस टाइम पे अभिधम्म पीटक बना था, मतलब कंपाइल हुआ था, और लोकेशन था पाटलिपुत्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड सारी बातें आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखना है तो पेशेंस के साथ देखना, और सारी फैक्ट्स को अच्छे से लिखना और याद करना। जो लोग ये चीज़ें ये प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेंगे सारे टेस्ट सीरीज़ में, मैं गारंटी देती हूँ कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिस करी है 2 बार प्रीलिम्स कंटिन्यूअस 70 और 71 निकालने में। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि जो जिससे मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो हमें सही गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस किसने किया था? तो था आपका हैदराबाद। तो ये अगर आपको पता है तो आप 2 ऑप्शन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दोगे। सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये रहा 2 और 3 पोजीशन पे। अगर आपको पता हो कि सेकंड नंबर पे मैसूर ने एक्सेप्ट किया था और थर्ड नंबर पे अवध ने, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। अदर ये 50-50 में जाएगा आपके, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो वैसे तो आंसर इसका ये होगा कि 1 2 3 4 5। और कभी कभी आप देखना कि एग्ज़ाम में ना इसी सीक्वेंस में दे दिया जाता है कि लोगों को 1 2 3 4 5 टिक करने में डर लगे कि 1 2 3 4 5 कैसे हो सकता है, बट हो जाता है, वही आंसर होता है। ठीक है, तो हैदराबाद हुआ था, ईयर वाइज देख लो। सबसे पहले यहाँ पे हैदराबाद, फिर मैसूर 1799, फिर 1799 के अक्टूबर में अवध, उसके बाद पेशवा, सिंधियाज, भोंसले और सिंधियाज, ऐसे करके था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द सेकेंड स्प्लिट ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साधारण ब्रह्मो समाज? तो क्या रीज़न था? तो ये स्टोरी अगर आपको पता हो कि सबसे पहले जो ब्रह्मो समाज बना था आपका 1828 में बना था, है ना, राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। और उनके कुछ आइडिया, मतलब कि मेन एम थे, जैसे कि सती प्रथा को अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे। फिर उसके बाद उनका एम था कि मोनोथेइज्म को प्रमोट करना है, बट जब वो और चाइल्ड मैरिज को कम करना है या फिर एलिमिनेट करना है, ये सब एम था ब्रह्मो समाज का। लेकिन जब आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो स्प्लिट होता है ना, तो उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं, उनके साथ केशव चंद्र सेन की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ रही थी। तो और वो अपने आइडियोलॉजी से, जो मेन आइडियोलॉजी है ब्रह्मो समाज का, उससे भटक रहे थे। तो पहला स्प्लिट होता है और उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर बना लेते हैं आदि ब्रह्मो समाज, और केशव चंद्र सेन बना लेते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। लेकिन केशव चंद्र सेन अपनी ही बेटी की शादी करवा देते हैं कूच बिहार के किंग के साथ, और वो चाइल्ड मैरिज था। तो जिसकी वजह से लोग उनकी आइडियोलॉजी पे अब यकीन नहीं करेंगे, उनके वर्ड्स और उनके एक्शन अलग अलग थे। तो फिर वहाँ से एक सेक्शन निकलता है आनंद मोहन बोस जी का, और वो बना लेते हैं आपका साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, 1878 में। तो ये सेकेंड स्प्लिट था। तो इसका मेन कॉज यही था, केशव चंद्र सेन के अपनी बेटी का शादी करना
किंग ऑफ कूच बिहार से। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख लो। ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन किसने किया था, उनका मेन एम क्या था, मोनोथेइज्म, अपोज आइडियल वर्शिप, प्रमोट सोशल जस्टिस। और पहला स्प्लिट आपका 1866 में होता है। आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन बनाते हैं। फिर आपका 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज निकल के आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से। आनंद मोहन बोस, वी.सी. दत्ता और ये सब इनके वो में ये थे, क्या कहते हैं, मेंबर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट रिलेटेड टू प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज से कौन रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि प्रार्थना समाज जो है वो बॉम्बे में बना था, और इसमें आत्माराम पांडुरंग का नाम तो आप जानते ही होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यही थे, ठीक है। और एम.जी. रानडे इसको ज्वाइन किए थे, ये भी आपको पता होगा। आर.जी. भंडारकर भी थे, लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि ये ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। आनंद मोहन बोस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनंद मोहन बोस, ये ब्रह्मो समाज के मेंबर थे। और जो एम.जी. रानाडे है उनको सोक्रेटिस ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोक्रेटिस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। 1869 में ये प्रार्थना समाज को ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एग्जाम में ये ध्यान से पढ़ना कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। मेरा भी कई बार मतलब 2-3 बार ये गलत हुआ है इस वजह से, क्योंकि मैं ध्यान से जल्दबाजी में उसको करेक्ट स्टेटमेंट ही लेके चलता है हमारा दिमाग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है एनी बेसेंट और के थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो उनका थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर अद्यार मद्रास में ही था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1882 में बना था आपका ये हेडक्वार्टर। अगर हम लोग देखिए सेकेंड स्टेटमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898, ओके। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनारस में 1898 में ही बनाया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाया गया था। थर्ड है कि एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। तो ईयर जब भी रहे तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 1925 में नहीं, 1917 में वो बनी थी और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनी थी, ठीक है। 1925 में सरोजनी नायडू बनती है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपका गलत हो गया तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने आप आंसर में मिल गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ड्यू टू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ से ये फैक्ट याद रखना कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया गया था 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अहमदिया एंड वहाबी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो था ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसमें जो है जो इस्लाम है उसको प्योर करने की बात की गई थी और प्रमोट कर रहे थे कि जो भी जो इलनेस आ गया है या फिर जो भी नए एलिमेंट ऐड हो गए हैं वो नहीं होना चाहिए। प्योरिटी की मतलब प्योरिटी चाहिए इस्लाम में, इसके लिए ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो आपको पता है कि वहाबी मूवमेंट हम लोग बहुत पढ़ते हैं। वहाबी मूवमेंट कौन चला रहा था, तो वहाबी मूवमेंट चला रहे थे आपके सैयद अहमद बरेलवी जी। तो अगर यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखा जाए कि वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। थर्ड है अहमदिया मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन बंगाल, बट वो बंगाल में नहीं पंजाब में ओरिजिनेट हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। वहाबी मूवमेंट वाज फुल्ली सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न लिबरलिज्म, तो ये भी नहीं है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि वो प्योरिटी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। और उसके बाद अहमदिया मूवमेंट वाज अपोज द जिहाद वेयर एज वहाबी मूवमेंट वाज एक्टिव इन रिवाइटलाइजिंग ओरिजिनल इस्लाम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इसमें कुछ आपको पढ़ने जैसा है तो आप ये देख लो कि वहाबी मूवमेंट जो था वो सर सैयद अहमद बरेलवी जी चला रहे थे, और जो अहमदिया मूवमेंट है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। और जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि आर्म्ड जिहाद को छोड़ दो और जिहाद ऑफ पेन को प्रमोट करो, रीज़न एंड पीस को प्रमोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी डिड द थर्ड कार्नेटिक वॉर केम टू एन एंड। तो इसको एक ट्रिक है एपीपी से मैंने याद किया है कि पहला जो आपका कार्नेटिक वॉर था वो एक्सला चापेल की ट्रीटी से एंड हुआ था, ठीक है। दूसरा जो है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, तीसरा है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो एपीपी तीसरा, एपीपी में पेरिस आता है तो पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ईयर ये रहा आपका, याद कर लीजिएगा कार्नेटिक वॉर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन्यासी रिबेलियन, ठीक है, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है पढ़ के। अ प्राइमरी कॉज ऑफ द रिबेलियन वॉज द रेस्ट्रिक्शन अपोज बाय द ब्रिटिश ऑन द पिलग्रिमेज।
दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग इज क्रेडिटेड विद सप्रेसिंग द रिबेलियन। थर्ड है बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नोवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन दिस वेरी रिबेलियन। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हाँ, ये जो सन्यासी रिबेलियन था उसमें यही हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम को उनके होली साइट्स पे जाने पे टैक्स लगा दिया जा रहा था, पिलग्रिमेज टैक्स मांगा जा रहा था। सन्यासी लोगों के पास पैसा होता नहीं तो वो कहाँ से देते टैक्स। और दूसरा है कि हाँ, वॉरेन हास्टिंग ने ही इस रिबेलियन को सप्रेस किया था। और तीसरा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जो फेमस नोवेल है आनंद मठ, उसमें सन्यासी रिबेलियन का जिक्र किया गया है, उसी पे बेस्ड है पूरी स्टोरी। और एक और बात कि वंदे मातरम जो है सॉन्ग वो इसी आनंद मठ में ही मेंशन किया गया था, वहीं से निकला है वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग। तो इसमें नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। Moving to next question, question number 15 regarding the drain of wealth. Which of the following nationalist leader stated in a lecture delivered in Pune in 1872 that 1/3 of the national capital is being drained away by the British rule in वन फॉर्म और अनदर। मतलब कि इंडियन नेशनल कैपिटल में जितने भी वेल्थ है उसका 1/3 तो ब्रिटिश रूल ही ड्रेन कर रही है किसी न किसी फॉर्म में। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका महादेव गोविंद रानडे ने। ऐसे ही याद रखना है आपको कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेटमेंट दे दिया जाता है, बोला जाता है कि किसका स्टेटमेंट है। और ये पढ़ते पढ़ते ही पता चलेगा कि हाँ, कभी किसी की बुक पढ़ ली, कभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए तो पता चलेगा कि अच्छा ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है, 1890 में महादेव गोविंद रानडे ने MG रानडे ने पुणे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी चलाया था ताकि वो रिवाइव कर सके इंडियन मतलब इंडस्ट्रीज़ को। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखा है? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। 1909 में जब वो सी वॉयज़ पे थे, लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज अ एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? द सोल ब्राह्मण। ठीक है, और उसने ये भी क्लेम किया कि वो सारे क्षत्रिय डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो है आपका सबसे फेमस जो होता है ना, उसी का आंसर लगाया करिए कभी भी ऐसे रूलर पूछा जाए तो। गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर पता है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो सबसे फेमस उस डायनेस्टी का जो रूलर होता है उस पर जाया करिए कि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी उसके बारे में पूछने की ज़्यादा होती है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो सबसे फेमस है सतवाहना में, तो आंसर वही होगा। और ये देखो इनके बारे में कुछ बातें कि एक ब्राह्मण अपने आप को बताते थे, असराया ऑफ द वेदा जो बताते थे, क्षत्रिय का दर्पण मना मर्दना अपने आप को कहते थे। इन्होंने साका रूलर नानापना को हराया था, नहापना को, और नासिक इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में बहुत सारा जिक्र है। ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल गए। और एक साथ इकट्ठा कोई वीडियो होती है जो आपको सारे फैक्ट्स सब चीज़ इकट्ठा आपके काम को आसान कर दे, सब कुछ एक साथ प्रोवाइड करे। अगर आप जितना भी टेस्ट चल रहा है ना एडुटेरिया का, मैं सबके डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगी और आई थिंक कि ये बहुत हेल्प करने वाला है सारे स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द सतवाहना रूल द टर्म कटाका एंड द स्कंदरवाज इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। सतवाहना के टाइम में कटाका और स्कंदरवाज किसे कहते हैं? ये क्वेश्चंस एग्जाम टाइम में हो सकता है कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ और थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे, कटाका स्कंदरवाज। बट मोस्टली अगर आप देखोगे कि अगर ये इसका स्पिनियल सिस्टम होता या जुडिशियल या सिविल तो पता होता, बट ये इस टाइम का मिलिट्री सिस्टम था। क्या था? मिलिट्री सिस्टम। ये न्यू क्वेश्चन भी है तो यहाँ से आपको फैक्ट्स पता चल गया। फिर उसके बाद अगर आप हिंदी स्टूडेंट है तो हिंदी में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विथ विच कॉन्सेप्ट इज अनेकांतवाद एसोसिएटेड। अनेकांतवाद किससे एसोसिएटेड है? आपको पता है अनेक का मतलब होता है मैनी और अंता का मतलब होता है एस्पेक्ट, मेनी एस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ। इसका मतलब ये हुआ, तो ट्रुथ से रिलेटेड है, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अनेकांतवाद जैनिज्म की फिलॉसफी थी। किसकी है? जैनिज्म की। अनेकांतवाद, स्यादवाद, है ना। उसके बाद ऑन द कॉइन्स ऑफ विच फॉलोइंग रूलर डू द इमेज ऑफ डिटीज अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस रूलर के टाइम में जो इमेज है भगवान का वो कॉइन्स पे आने लग गया था? वो है आपके कुशांस के टाइम में जो कॉइन्स आते थे उस पर डिटीज़ के इमेज अपीयर होने लगे थे, जैसे कि बुद्ध के इमेज बनने लग गए थे, है ना, शिवा के इमेजेस बनने लग गए थे, क्योंकि कुसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था और उनके टाइम में काफ़ी कल्चरल सिंथेसिस भी हुआ है। ठीक है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज़, तो इसको जो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है इनके राइटर है SN राव। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट मत करना अगर नहीं आ रहा है तो,
क्योंकि ये हमें निगेटिव की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर पता है तो वेल एंड गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, क्योंकि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, है ना। आप 130 से 132 135 क्वेश्चन करो, और जो 10 क्वेश्चन ऐसे रखो कि हाँ मुझे इसमें अटेम्प्ट लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे आता भी नहीं है और ये हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर मैं इसको अटेम्प्ट ले लूँगा तो उसका चांसेस बहुत कम है कि वो सही हो। तो वैसे 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है। आपको पता है देसालपुर जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। कोटदीजी जो है वो सिंध पाकिस्तान के पास है। चानू दारो भी सिंध पाकिस्तान में है। और सोहगौरा जो है वो गोरखपुर यूपी में है। अगर लोकेशन से देखा जाए तो भी ये सॉल्व हो जाएगा कि सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर के टाइम में, तो ये मौर्य के टाइम की बात की गई है, ना कि हड़प्पा की। तो सोहगौरा इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि कोटदीजी, देसालपुर, चानू दारो कहाँ पे है और ये हड़प्पन साइट्स है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर डिड द दंती दुर्ग एस्टैब्लिश द राष्ट्रकूटर डायनेस्टी। तो आपको पता है कि दंती दुर्ग जो है वो फाउंडर है राष्ट्रकूटर डायनेस्टी के। इन्होंने कीर्तिवर्मन 2 को हराया था। किसको हराया था? कीर्तिवर्मन 2 को हराया था। और इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी का ये रूलर थे। कीर्तिवर्मन चालुक्य रूलर ऑफ बादामी, मतलब बादामी के जो चालुक्य थे उनके रूलर कीर्तिवर्मन 2 को दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूटर डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया। और अगर इसको आपको नहीं आता है, ईयर आपको अटेम्प्ट करना है, तो पता है कैसे करना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जैसे 40 दे दिया, 60 दे दिया, 65 दे दिया, लेकिन जो सही है उसको एकदम डिफरेंट सा लगेगा आपको देख के कि 753, ठीक है। बाकी सब ऐसे नंबर्स में नहीं रहते हैं कि दिख जाते हैं कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट डज द पलीचंदम रेफर ड्यूरिंग द चोला रूल। तो पलीचंदम किसे कहा जाता है? तो आज के टाइम में भी आप इसमें से कुछ वर्ड देखो। चंदा मांगने आते हैं ना सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में, बिहार में तो बहुत ज़्यादा चलता है, चंदा मांगने आते हैं कि चंदा दे दीजिए चाची, कर रहे हैं हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हैं। तो चंदा, और उस वर्ड से अगर डिराइव करें तो ये एक डोनेशन का लैंड है। तो डोनेटेड लैंड को चंदम, पलीचंदम कहा जाता था चोला पीरियड में। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपको याद करना है तो वेत्ती किसे कहा था? फोर्स लेबर को। कदमई किसे कहते हैं? लैंड रेवेन्यू टैक्स को। और विलन वेगई किसको कहते हैं? जो नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट थे, जो लैंड ओन करते थे, उनको विलन वेगई कहा जाता था। वेत्ती किसे कहा जाता था? फोर्स लेबर को। कदमई लैंड रेवेन्यू टैक्स को। और विलन वेगई लैंड ओन्ड बाय नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान का कौन पार्ट नहीं था? तो अगर आप पढ़ोगे इसमें ऑप्शंस वाकनवेश, न्यायाधीश, मजूमदार और मामलातदार, तो आपको खुद लगेगा कि ऐसा कोई पोस्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मामलातदार। तो इसका आंसर यही है। बाकी अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे यो यहाँ देख लेते हैं। तो पहले थे पेशवा हुआ करता था जिसको मुख्य प्रधान कहा जाता है। दूसरा अमत्य, मजूमदार। वकनविस यानी मंत्री। दाबीर यानी कि सुमंत। सुरनविस यानी कि चिटनिस। सरे नौबत यानी कि सेनापति। और पंडितराव यानी कि दानाध्यक्ष। और न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस। इतने सारे लोग होते थे। वापिस से देख लेते हैं एक बारी कि पेशवा, अमत्या, वकनविस, दाबीर, सुरनविस, सरे नौबत, पंडितराव और न्यायाधीश, ये 8 लोग होते थे अष्टप्रधान में शिवाजी के। उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर यूज द काठी एंड अ स्टैंडर्ड रॉड इंस्टेड ऑफ रोप ऑफ मेजरमेंट। तो कौन यूज़ करता था ये? तो ये यूज़ करते थे अपने शिवाजी, ठीक है। और काठी से वो मेजरमेंट करते थे, लैंड मेजरमेंट। काठी उनका यूनिट था। उसके बाद चौथ उन्होंने चार्ज करते थे 25% और सरदेश मुखी लेते थे 10%। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 हो गया, 26, 27। शिकदार मुगल ऑफिशियल और रिलेटेड एरिया। तो शिकदार किसे कहते थे? क्या चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर को कहते थे? क्या अमल गुजार जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर होता था? क्या बक्सी जो है वो प्रोविंशियल मिलिट्री चीफ होते थे? कोतवाल टाउन चीफ होते थे? तो अगर आप बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कोतवाल टाउन चीफ हुआ करता था। बक्सी जो है प्रोविंशियल मिलिट्री चीफ हुआ करता था। अमल गुजार डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे। लेकिन शिकदार जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था, ना कि एग्रीकल्चर ऑफिसर था। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा कि शिकदार जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं था, ठीक है। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। 28, इन हुज कोर्ट डिड द रेनाउंड पेंटर अब्दुल सम्माद सर्व। तो सबसे फेमस रूलर इसमें से आपको कौन लग रहा है इन सब में से? वही इसका आंसर है, ऑब्वियसली अकबर। उनके कोर्ट में ये पेंटर थे।
हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मिडाइवल पीरियड टू बी किल्ड ऑन द बैटल फील्ड। तो आप सभी को ये पता होगा, ये बार बार आप घटना चक्र अगर करे होंगे तो आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी इज़ द ओनली मिडिवल रूलर जो बैटल फील्ड में जिनकी मौत होती है, वह इब्राहिम लोदी। और कौन हराते हैं इन्हें? बाबर। बैटल ऑफ पानीपत। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिसाइपल ऑफ सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसमें से सबका नाम पढ़ो। शेख सलीम चिश्ती, अलाउद्दीन सबीर, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी। तो आपको क्या लगता है कि आपने किसका नाम सबसे मतलब फेमस का नाम सुना होगा? सलीम चिश्ती का नाम सुना है आपने, अमीर खुसरो का नाम सुना है, हसन दहलवी का नाम सुना है, अलाउद्दीन सबीर का नाम सुना है? अगर सुना भी होगा तो आपने इस सेक्ट में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बाबा फरीद के फॉलोअर थे। तो अलाउद्दीन सबीर ही इसका आंसर होगा। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड द कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टॉप डूइंग द बिजनेस एंड द ओनली गवर्न इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड करने का जो राइट्स था वो तो 1813 के एक्ट में ही ख़त्म कर दिया गया था। सिर्फ टी ट्रेड विथ चाइना जो है वो अलाउड किया गया था। लेकिन 1833 के जो ये एक्ट है उसमें कंप्लीट उनका जो फंक्शन था वो ख़त्म कर दिया गया, पूरा कॉमर्शियल फंक्शन ख़त्म कर दिया गया और डायरेक्ट क्राउन रूल मतलब डायरेक्ट उनको सिर्फ बोला गया कि अब हम जो देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वो होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? यहाँ से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 30 क्वेश्चन जो आपके वो कंप्लीट हो गए उधर के। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो कि देखो BR अम्बेडकर, उसके बाद उसके मेंबर थे N गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, है ना, SM सदादुल्ला और BL मित्तर को रिप्लेस किया था N माधव राव ने, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो। और DP खेतान के डेथ के बाद TT कृष्णामाचारी उसको लीड करते हैं, ऐसा करके। तो ये सारे मेंबर हैं, इसमें से देख लो। सदादुल्ला तो थे, अयंगर भी थे, मुंशी भी थे, टाइटल से मुझे याद है। और बारदोलई नाम का कोई टाइटल नहीं था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बारदोलई। ठीक है। और इनके सारे नाम को आपको याद कर लेना है। BR अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, एक अयंगर थे, एक अय्यर थे, एक मुंशी, ठीक है, और एक सदादुल्ला, एक मित्तर, माधवराव, खेतान, कृष्णामाचारी, ऐसे याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर देखो आपको जब भी शेड्यूल से क्वेश्चन आए तो आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड PM तो आपको याद होगा ही, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इससे आपको पता चलेगा टेरिटरी, इमॉल्वमेंट्स, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, राज्यसभा की सीट, शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरल लिस्ट, ये सब तो पता ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रेवेन्यू, और उसके बाद जो एंटी डिफेक्शन है, पंचायती है, म्यूनसिपैलिटी है। लेकिन अगर आप इसमें देखो प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंसेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 4th शेड्यूल अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया सही है। लेकिन क्या 6th शेड्यूल जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 34 अगर देखा जाए तो 34 में क्या होगा आपका? Consider the following statement about the Council of Ministers in State. Governor can appoint only those person as minister who are recommended by the Chief Minister. एकदम correct statement है. There is no provision in the Constitution for the system of legal responsibility of the minister in the state. एकदम correct है. कोई भी legal responsibility नहीं होती ministers की. तो both statements are correct. Next, with reference to the resignation of chief minister in a state, consider the following statement. The resignation of chief minister leads to the dissolution of entire council of minister. एकदम correct statement है. The governor must immediately impose article 356 of the constitution. must नहीं होता, immediately नहीं होता, लगाते हैं लेकिन must नहीं होता. और द गवर्नर में रिक्वेस्ट द आउटगोइंग मिनिस्टर टू कंटिन्यू एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट. हाँ, पूछ सकते हैं. और मे जो है वो काफ़ी लिबरल वर्ड है, तो मे जब भी रहे ना तो वो स्टेटमेंट जनरली सही होता है, ये भी आप सोच सकते हैं. तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पंचायत. आपको पता है कि स्टेट में जो पंचायती राज का इलेक्शंस होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है. और आर्टिकल 243 के थ्रू इनका सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल है. In 2026, the Supreme Court of India, Dr. Jaya Thakur versus Union of India case declared menstrual health a fundamental right under the following article. तो
कोई भी आपको राइट्स एक्सपेंशन अगर दिख रहा है तो ज़्यादातर कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 21 में होता है ना सबसे ज़्यादा राइट्स एक्सपेंशन। तो आर्टिकल 21 की तरह ही हमें हमें क्या मिला है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का हमें राइट्स मिला है आर्टिकल 21। और इसे ये केस भी याद होना चाहिए, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और ये रिसेंट जजमेंट ही है। आर्टिकल 38 द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिक्वायर्स। तो अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूवल करना है तो बिल्कुल किसकी तरह होता है ये, जैसे आपके प्रेसिडेंट का होता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी इन द लोकसभा, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी इन राज्यसभा, सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही हाउस में आपको क्या होना चाहिए, सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड दैट, ये PYQ है। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक सेफगार्ड होना चाहिए। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार। ठीक है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार। Directive principle of state policy can be bypassed and collective or public interest can justify restriction on individual rights. तो इसमें एक ही है थर्ड। ठीक है। जो इसका आंसर क्या होगा कि ओनली अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है उसको बाईपास किया जा सकता है, बाकी 1 to 4 को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रिगार्ड्स to the functioning of the Parliament of India, consider the following statement. The President of India may prorogue a House of Parliament without necessarily acting on the advice of Council of Minister. ठीक है। तो बोलता है विदाउट नेसेसरीली, बट आपको पता है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत स्टेटमेंट है। नॉर्मली अ हाउस इज प्रोरोग्ड आफ्टर इट हैज़ बीन अर्जन सिने डाई, बट द प्रेसिडेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोरोगिंग अ हाउस इवन वाइल इट इज़ इन सेशन। ये भी सही है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया तो प्रोरोग हो जाएगा बीच में भी। द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट हु जनरली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो यही बात है, रेयर सिचुएशन को छोड़ के हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात पे ही वो चलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 and 3 सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, खर्ग आइलैंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। खर्ग आइलैंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो खर्ग आइलैंड पता है कहाँ का है, ईरान का है, और ये ऑयल का खजाना है एक तरीके से। ऑयल इम्पोर्ट 90% ऑयल एक्सपोर्ट जो ईरान करता है वो खर्ग आइलैंड से करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर। तो आपको पता है जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार रिवर मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग बनता है, लेकिन आपको सारा डिवाइस करवाती हूँ मैं। अलकनंदा और धौलीगंगा जब मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है। अलकनंदा में जब नंदाकिनी रिवर मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है, और अलकनंदा में अगर पिंडर रिवर मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है, अलकनंदा में अगर मंदाकिनी रिवर मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब पेन्नैयर रिवर के बारे में बोल रहा है कि ये साउथ इंडिया का जो रिवर है कौन कौन से स्टेट से गुजरता है। तो आपको पता है कि ये जो है आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका से गुजरता है, और हमेशा इनके बीच में ये वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में। ये जो करा इस्थमस है ये इसको डेविल स्नेक कहा जाता है। ये लोकेटेड है कौन सी जगह पे, तो ये है आपका अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, करा इस्थमस डेविल स्नेक कहा जाता है। पोमलाऊ, बेवार, दहिया, खील एंड पोडू, ये सब क्या है, तो ये सब जो है ये झूम एग्रीकल्चर आपको पता होगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का ही लोकल नेम है ये। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मेथड, बैरन आइलैंड इज़ अ वोल्केनिक आइलैंड लोकेटेड इन, इसके बारे में तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो। अब यहाँ पे आपको श्री विजयपुरम दिख रहा हो, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार का नाम क्या चेंज हो गया, श्री विजयपुरम। तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्री विजयपुरम में मतलब है बैरन आइलैंड। बानेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका कर्नाटका में लोकेटेड है बानेरघट्टा। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ विंटर रेनफॉल। तो विंटर रेनफॉल जो होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसके दो कारण होते हैं। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होता है। दूसरा होता है आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो 1 and 3 ही इसका आंसर हो, क्योंकि आपका रिट्रीटिंग मानसून से बारिश नहीं होता है यहाँ पे। तो 1 and 3 इज़ द ओनली आंसर।
विच करंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइल्ड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो आपको पता है जो यहाँ पे आपका जो यूरोप है, यहाँ पे आपका जो अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, यहाँ से जो करंट निकलती है ना, ये यहाँ की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम ही वहाँ पे बारिश करती है, क्लाइमेट को अच्छा रखती है थोड़ा सा। ये एक हॉट करंट है, यानी कि वार्म करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम इज़ द आंसर। वो माइल्ड क्लाइमेट का रीज़न है वेस्टर्न यूरोप के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमानेंट विंड इज़ करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है परमानेंट की विंड के बारे में। तो परमानेंट विंड किसको कहा जाता है? आपको पता है कि इक्वेटर पे चलता है ट्रेड विंड, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है, इसलिए उसको ईस्टर्ली विंड कहा जाता है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाता है, एकदम करेक्ट। वेस्टर्ली ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर। आपको पता है वेस्टर्ली को वेस्टर्ली इसीलिए कहा है कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, ना कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे ग्लिच है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पोलर स्टडीज आर कोल्ड एंड ड्राई वेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है। पोलर के पास है, कोल्ड होगा, ड्राई होगा, जो क्योंकि कोल्ड एयर ड्राई एयर होता है। तो आपका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं हम लोग टेस्ला में, तो इसका आंसर टेस्ला हो जाएगा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ओम जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है, और जो कूलम्ब होता है वो चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। मीडियम और स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगा? तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा अगर होता है एल्यूमिनियम में, उसके बाद निकल, उसके बाद स्टील, उसके बाद आयरन, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? एल्यूमिनियम में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट फोर्स? आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है? ma, है ना। और मास यहाँ पे कितना है? 5 kg, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो सब कुछ फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट 0। तो आंसर हो जाएगा आपका 0। डरना बिल्कुल नहीं है, साइंस के क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अ कार स्टार्ट्स रोलिंग डाउन फ्रॉम अ हिल from rest with a constant acceleration. It covers a distance of 900 meter in 30 seconds. If the mass of the car is 10 tons, the force of acting on it will be. आपको पता है कि सबसे पहले इसमें फोर्स पूछ रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई मास है वो एक हिल पे रेस्ट के पोजीशन में थी, वहाँ से वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रोलिंग डाउन उसका स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, टोटल डिस्टेंस 900 मीटर कवर किया, टाइम 30 सेकंड का लिया। एक फार्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पे S क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कि 900। UT तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि U 0 है, क्योंकि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो UT को छोड़ दो, आप बचा क्या? हाफ AT²। और A आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, A की जगह पे A, T की जगह पे 30 सेकेंड का स्क्वायर, 30 × 30। अब आपको पता है इसको काट देंगे, 15 × 45, और इधर क्या हो जाएगा? 900 इज इक्वल टू 450 A, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900/450। यहाँ से आपका A निकल गया, और F इज इक्वल टू ma कर देना, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। A निकल गया, A निकलेगा, F इज इक्वल टू मास, क्योंकि हमको मास पता है ना, तो इस हिसाब से 10 टन का मास है। 945 90, और 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जा, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा आपका। और आप सभी को पता है कि 1 टन जो होता है आपका वो 1000 kg होता है, तो 100 kg होता है, तो 10 टन कितना हो जाएगा? 10 टन आपका हो जाएगा 10,000 kg, और 10,000 kg में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 20,000 न्यूटन आपका आंसर आ गया। इफ़ द एनर्जी कंजप्शन इन अ होटल इज़ 350 यूनिट इन 1 मंथ, द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी। आपको पता है 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, और 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अब बोल रहा है 350 यूनिट, तो 350 यूनिट कंज्यूम हो रहा है 1 मंथ में, तो कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ खास नहीं करना है, उसमें आपको बस 350 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 × 10⁻⁶ से, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1260 × 10⁻⁶, और इसका जो अब हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.26 × 10⁻। अब भाई मैं ये पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ ये टेस्ट सीरीज़, तो ये पहले मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। और इसका आंसर यही हो जाएगा 1
26 × 10⁹ जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कि ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट कि जो ग्रेविटी होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या होता है, जीरो होता है, ना कि इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, जीरो। और वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम पोल पे होगा और मिनिमम इक्वेटर पे होगा, लेकिन उसको इंटरचेंज कर दिया है तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोल रहा है करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट नन ऑफ द अबव। A pair of oxen exert a force of 200 Newton while the plugging field, the field plugged is 20 meter long। तो आप इसको एफ एस को वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो वर्क डन पूछ रहा है तो एफ इंटू एस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4000 जूल आ जाएगा आपका। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर। आपको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इन द सेम कंडक्टर कॉल्ड। तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट। वेरी ट्रू, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आता है तो शॉर्ट सर्किट होता है क्योंकि ओवरलोडिंग हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट होने से सिग्निफिकेंट करंट में इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि करंट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है शॉर्ट सर्किट पे। ऐसा कभी सुना है, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो गया अचानक से सडनली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो मैं आपको ऐसे थियोरेटिकली मतलब ऐसे समझा के नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसमें लॉग वॉग का सॉल्यूशन है, तो ऐसे पीएच सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम 2 to 3 हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो है वो आपका कितना होगा, कितना फोल्ड होगा, ये बताना था इसमें। तो पहली बात तो ये कंसंट्रेशन 2 से 3 हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ वाले ऑप्शन को ऐसे ही काट देना, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि 2 मतलब हाईली एसिडिक और 3 मतलब उससे कम हो रहा है, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये पता चल गया। अब इसी तीनों में से आंसर होगा 3 फोल्ड तो होगा नहीं बिल्कुल भी, और 10 फोल्ड और 1000 फोल्ड में से आपका क्या होगा, 10 फोल्ड या 1000 फोल्ड, गैस करो, 10 और 1000 में से गैस करना है आपको। क्या आप ऑप्शन के साथ जाओगे, सीधी बात है, लगभग 2 से 3 पे जा रहा है तो लगभग 10 फोल्ड होगा, इतना बड़ा भी चेंज नहीं हो रहा कि 1000 फोल्ड आप लगाओगे अगर तुक्का भी लगाना है तो। व्हाट डज द ऑक्टेन नंबर रिप्रेजेंट। ऑक्टेन नंबर के बारे में आपने सुना होगा कि फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाता है, मतलब बताता है। ऑन व्हाट बेसिस वर द एलिमेंट अरेंज्ड इन डॉपरेनियर ट्रायड। तो आपको पता है डॉपरेनियर ने जो ट्रायड दिया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासीफाई किया था उन्होंने। हाउ इज़ द ओर हीटेड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड एयर में भी उसमें हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के ओर को क्या कहता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर में कैल्सिनेशन का प्रोसेस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डायमंड एंड ग्राफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ भाई 9th क्लास से। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस फाउंड इन नेचर, ये भी सही है। ग्राफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, मतलब सारे के सारे सही हैं। 66 में जाते हैं हम लोग। 66 में व्हाट इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग। तो क्या C14, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये भी, C14 डेटिंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको रिगार्डिंग हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। आपको पता है हार्ड सोप हार्ड है, पानी में जल्दी सोल्यूबल नहीं होगा, और सॉफ्ट सोप जो है ईजिली वो हो जाता है पानी के साथ। द हार्ड सोप्स आर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सही बात है। सॉफ्ट सोप्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द पोटेशियम एंड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सही है। हार्ड सोप्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, अरे यहीं पे ग्लिच है, नहीं। सॉफ्ट सोप्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, नहीं। एनिमल फैट्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग हार्ड सोप, वेरी गुड। वेजिटेबल ऑयल्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग सॉफ्ट सोप, ये भी सही है। मतलब ओनली स्टेटमेंट थर्ड जो था वो आपका इनकरेक्ट था, और वो साफ साफ दिख भी रहा था। हार्ड सोप का मतलब और सॉफ्ट सोप का मतलब तो सबको पता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर आर फाउंड इन द थर्मोप्लास्टिक। तो लीनियर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर पाया जाता है, जैसे कि आपका पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को वापस से हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है, बार बार मेल्ट करके नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो कि एक्सटर्नल वुंड को
क्लीन करते हैं हम तो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, तो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होता है पैरासीटामोल। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन्स एंड सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंजाइम्स। ये जस्ट ऑपोजिट कर दिया गया, और ऐसा आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि ये एक्सचेंज कर दिया गया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज़ करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, कोई करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन बिटवीन द एल्गी एंड द फंगी। ये सिम्बायोसिस आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जब जिसमें दोनों को ही फायदा हो। फंगी क्या प्रोवाइड करता है, फंगी उसको सरफेस प्रोवाइड करता है और एल्गी जो है वो खाना बना के देता है। इन सेल्स दैट लैक अ सेल वॉल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द आउटर मोस्ट लेयर। वो सा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता है तो आउटर लेयर क्या होता है, तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के बारे में आप लोग को जनरली नहीं पता होगा, बट कोडोन का मतलब ये होता है कि वो एंजाइम के लिए कोड करते हैं, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ है या कोई भी चीज़ फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उसके लिए आपके डीएनए में क्या है, कोडॉन है, बना हुआ है, उसके लिए सर्टेन कोड्स है। बट स्टॉप कोडॉन जो होता है वो कुछ भी इनकोड करता ही नहीं है, कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, वैसे कोडॉन को कहते हैं स्टॉप कोडॉन। और ये तीनों ही क्या है, स्टॉप कोडॉन है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। फ्लोएम जो है वो उसका किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में, तो आपको पता है कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इक्वल होता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि फ्लोएम का पार्ट होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेंट काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंट काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। मैं अभी भी बोल रही हूँ वापस से कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा उस सबको लिखते जाना है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ह्यूमन बॉडी का क्या फंक्शन करता है, तो बताओ। टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, मेरे को तो यही लगता है। और इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपके साइटोप्लाज्म में होता है, किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड द सेल थ्योरी। आपको पता है सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, लेकिन लिविंग सेल पे नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जब डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल था, वो एक बार्क था, तो डेड सेल पे किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेल्डन एंड स्वान प्रपोज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंपोज्ड ऑफ सेल, ये एकदम सही है, तो ओनली 2 इज द आंसर। 77 के बाद 78 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर ये है कि द पार्ट ऑफ एप्पल दैट वी ईट, वो होता है थैलामस। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। आपको पता है विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, और विटामिन की डिस्कवरी फंक ने की थी 1911 में। व्योम मित्र क्या है, तो सबसे लंबा स्टेटमेंट वैसे जो रहता है ये लगाया करिए आप एग्जाम में, आपका पक्का सही होगा। ये एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, अदरवाइज आपका नॉलेज बैक्ड होना ही चाहिए कोई भी आंसर। अ फीमेल सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन फॉर द गगनयान मिशन, वो व्योम मित्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 पे आ गए हम लोग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। वेरी ट्रू, रिजर्व बैंक जो है वो CPI ही यूज़ करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसको NSO निकालता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये गलत है, क्योंकि इसको जो निकालता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड सर्विसेज वाइल होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर 1 और 3 होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे इंडिया एक्सपेक्टेड रियल GDP ग्रोथ क्या है। अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है, देखो 6.8, 7.2। इस क्वेश्चन में मैं कैसे तुक्का लगाती हूँ, जैसे कि 5.5 से 6, 6.0 से 7, 6.5, 7.5 से 8, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 6.8 से 7.2, तो मैं हमेशा ऑड वन के साथ जाती हूँ। और मैं रियली बता रही हूँ, जब मैं ये टेस्ट दे रही थी तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, तो ये सही भी हुआ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा नहीं है वो कि सर्वे और बजट को ढंग से। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, मतलब 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो चुका है। अप टू कब तक की बात की जा रही है उस हिसाब से देखा जाएगा, तो अभी तो घट रहा है काफ़ी ज़्यादा वॉर के चक्कर में और टैरिफ के चक्कर में, बट हाँ वो जिस टाइम पे पूछा गया होगा हो सकता है उस टाइम पे 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंटली इंडिया इज लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, 2nd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है हम लोग। ये क्वेश्चन आ भी गया है आपके बिहार में, PYQ में इस साल आया था। व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। आप बताना नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला बताना कमेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द फिजिकल डेफिसिट। देखो कितने डिटेल में जो आंसर होता है ना उसको डिटेल में दिया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट,
एकदम अच्छे से डिफाइन करके दिया है, गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है, आंसर यही है। वो खुद बोल रहा है, क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है, आई एम द आंसर, आई एम द आंसर। 87 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कैपिटल रिसीट क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, ये हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसीट, वेरी ट्रू। रिकवरी लोन इज अ रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट ये नहीं है, ये जो है वो एक कैपिटल रिसीट है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है। एज पर द बिहार बजट फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड कितना है जीडीपी का? तो 2.99%। व्हाट इज़ द 8th 5-year प्लान कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट? आपको पता है कि फर्स्ट 5-year प्लान में, सेकंड 5-year एग्रीकल्चर था, सेकंड में हैवी इंडस्ट्री था, है ना, एंड ऑफ पॉवर्टी आपका जो 5th 6th में था, लेकिन यहाँ पे 8th की बात कर रहे हैं, तो 8th के टाइम में एलपीजी रिफॉर्म्स रहा होगा। ये भी मैंने बस अभी मुझे अच्छे से याद नहीं था, बस मैंने एक लॉजिक लगाया कि फर्स्ट में ये था, सेकेंड में ये था, जितना मुझे याद था 5th 6th में ये था, गरीबी हटाओ, तो एलपीजी का रिफॉर्म 8th के टाइम में, टाइम पीरियड अगर आपको याद है, तो एलपीजी रिफॉर्म उसी के करीब आया था। उसके बाद 9th क्वेश्चन में आपको पता है कि पूछ रहा है कि करेक्ट पेयर चूज करो। वीट खरीफ है? नहीं, रबी है। राइस का रबी है? नहीं, खरीफ है। मेज क्या है? खरीफ है, सही है। ग्राम क्या है? खरीफ है, नहीं, रबी है, तो सिर्फ सी हो जाएगा इसका। फेमस बुल कैपिटल ऑफ मौर्य पीरियड फाउंड एट विच प्लेस? तो रामपुरवा बुल हमेशा पढ़ते हैं हम लोग, वेस्ट चंपारण में पाया गया है। ये मौर्य का सबसे बेस्ट स्कल्पचर में से है रामपुरवा बुल, वन ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न पीरियड। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपको पता है इंडिगो प्लांटर्स का एक्सप्लोटेशन, राजकुमार शुक्ला जी का नाम आपको याद होगा, बतख मियाँ का नाम आपको बार बार याद आएगा जब भी आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हो। द आइडिया ऑफ टोटल रिवोल्यूशन किसका था? सबको पता है, जयप्रकाश नारायण जी का था। 1974 में संपूर्ण क्रांति लाए थे वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर फॉर डैम एंड रिजर्वेशन लोकेशन दिया हुआ? इंद्रपुरी बराज, नागी डैम, उरही डैम, दुर्गावती। ये आपको पता है दुर्गावती कैमूर में है, उरही डैम बांके, नागी डैम जमुई में है, लेकिन इंद्र बराज जो है वो आपका कैमूर में नहीं होकर के कहाँ पे है? रोहतास में है। इसका आंसर ए होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। ये गलत पेयर है। द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी? गया में कर रहे हैं वो लोग। देखो करंट अफेयर में कुछ एक्सप्लेन करना जैसा होता नहीं है, इसलिए मैं इसे बस आंसर बता रही हूँ। द फर्स्ट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन 1937 और श्री कृष्ण सिंह बने थे हमारे सबसे पहले सीएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, और चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह थे। मिडाइवल पीरियड में कौन सा ऐसा रूलर था जो कि वर्ल्ड क्लास मार्केट कंट्रोल एग्रीगेरियन पॉलिसी लेकर आया था? तो वो थे आपके शेरशाह सूरी। हालांकि वो अलाउद्दीन खिलजी भी हो सकता था इसका आंसर, तो मेरे को लगता है कि बेस्ट आंसर शेरशाह सूरी दिया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। द प्रोमिनेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार द सर्च लाइट किसका था? सजानंद सिन्हा जी का था 1918 में। व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी? देखो ऐसा जब आता है तो मैं क्या करती हूँ, 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ये हुआ, 25% सब्सिडी इस पर देंगे, 15% सब्सिडी इस पर देंगे, तो ये स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी भी जनरली जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो बिल्कुल सही दिया जाता है, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। द साउदर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ बिहार इज कंपोज ऑफ मेनली विच टाइप ऑफ रॉक? तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट, नीज एंड सिस्ट से बना हुआ है, इसलिए स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन? आपको पता है बिहार में क्या है, सबसे आउटर रेंज ऑफ शिवालिक है, तराई रीजन है, गंगा का प्लेन है, साउदर्न प्लेट्यू रीजन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंक्लूडेड इन शिवालिक रीजन ऑफ बिहार? आपको पता है वहाँ पे रामनगर दून है, सोमेश्वर का रेंज है, हरहा वैली है, क्या राजगीर हिल है? नहीं, ये तो साउथ में है, तो 4 को काट दो, 4 को काट दो और 4 को काट दो। फेमस सोनेपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला, जहाँ पे बैल का क्रय विक्रय किया था, वो आपका गंगा और गंडक रिवर यहाँ पे मिलती है। बराबर केव्स, आप जहानाबाद याद आना ही चाहिए। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब स्कोर बूस्टर है। एग्जाम में भी ऐसे 70 क्वेश्चन रहते हैं जो सब कर लेते हैं, क्योंकि वो 70 क्वेश्चन जो है वो डुएबल होता है, उसमें गलती करने का कोई चांस नहीं है, लेकिन 70 से ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बराबर केव्स जो है जहानाबाद में है, नींद में भी आपको कोई पूछे तो आपको बता देना है। आजीविका सेक्ट के लोग उसमें रहते थे। किसने बनवाया था बराबर का केव्स? कमेंट में बताना। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है ये। इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ गंगा रिवर एट द नॉर्दर्न एज ऑफ द सोनारपुर प्लेट्यू। मेन एनिमल्स यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं, तो एकदम सही है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही है, साउथ ऑफ गंगा रिवर पे ही है, छोटा नागपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, विच नॉट अमॉन्ग द 7 मार्टियर्स ऑफ 11 अगस्त 1942?
तो कौन नहीं था, वो 8th मार्टियर था, वो थे रामकृष्ण सिन्हा, और इन्होंने फ्लैग होस्ट किया था। और किसके ऑर्डर पे उन पे गोलियां चलाई गई थी, तो WG आर्चर था, जिनके बोलने पे गोलियां दी गई थी, जो भी लोग गए थे सेक्रेटेरिएट पे फ्लैग होस्टिंग के लिए। राम स्वरूप देवी के बारे में पूछा है। राम स्वरूप देवी एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थी बिहार की। उनको कौन से जेल में इम्प्रिजन किया गया था 1931 में, तो वो था आपका भागलपुर सेंट्रल जेल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट लीडर फ्रॉम बिहार, तो सज्जनन सिन्हा मॉडरेट थे, महेश्वर प्रसाद, सैयद सैयद हुसैन और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ से होंगे, ये तो एक सोशलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी रिगार्डिंग द मिनरल्स फाउंड इन बिहार इज आर करेक्ट। आपको पता है माइका जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सही बात है। क्वार्ट्ज, सिलिका, चंद, भागलपुर, बोथ के साथ जाना चाहिए जनरली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन NHS नेशनल फैमिली सर्वे जो हुआ था 5th, उसमें आपका हुआ है वुमेन एजुकेशन इंक्रीज हुआ है, हाँ हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन टॉयलेट्स बढ़ा है, हम लोग को पता है आपको। ओपन डेफिकेशन कम हुआ है, ओपन डेफिकेशन फ्री जो हो गया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट। द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया हैज़ डिक्रीज, नहीं ये इंक्रीज हुआ है। तो 3 को काटोगे तो आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द इंडियाज अप्रॉक्सीमेट HDI वैल्यू, तो 0.685 रटा हुआ वैल्यू है। 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू रेंजिंग होता है। 3 चीज़ पे देखा जाता है, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन और तीसरा पर कैपिटा इनकम देखा जाता है इसमें। और इसमें हमारा स्कोर कितना है, 0.685। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, बेस्ट सिटी 97th एकेडमी अवार्ड जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, लॉस एंजल्स में हुआ है। कौन सा अवार्ड जो बेस्ट डायरेक्टर को अवार्ड दिया गया, किसको, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 71st नेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुदीप्तो सेन को दिया गया है द केरला स्टोरी के लिए। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको गया है, विधु विनोद चोपड़ा के 12th फेल को। हाउ मेनी फेजेज आर आउटलाइन इन द रोड मैप फॉर द डिफेंस फोर्सेज 247, तो डिफेंस फोर्स का 247 का क्या विजन है, तो 3 फेज में चलने वाला है, एक 2030 तक, एक 2030 से 37 तक और एक 2037 से 2047 तक, 3 फेज में चलेगा, इसलिए 3 फेज। हु ट्रांसलेटेड द बुक हार्ट लैम्प, दीपा भस्ती। तो और ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इंक्लूड द कैपेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी मेजर्स, तो आपको कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स पूछ रहे हैं। कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, मल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सब देखा जाता है, ना कि पर कैपिटा इनकम। तो 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 1 to 3 देखा जाता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे एंड द लेटेस्ट WTO UNCTAD रिपोर्ट। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमें सब में मैं ऑल मार के आती हूँ, 1 to 3 मार के आती हूँ, बट आप अगर आपको पता है तो आप अपने नॉलेज को बैक करके फिर ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है, इसमें मुझे नहीं आ रहा था जनरली, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, बट अगर आपको मैं बता दूं, अगर मैं इसको करंट अफेयर अभी कवर नहीं किया तो कवर करूँगी तो हमें पता होगा कि किसान ई मित्र में है किस चीज़ को कंसिडर किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को किया गया है, किसान क्रेडिट को किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया है, लेकिन सिंचाई को नहीं किया गया। तो 1 to 3 ही इसका आंसर होगा। 120 में अगर देखा जाए तो पूछा जाए प्रोपोर्शन ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर्स इन इंडिया रिच अप्रोक्सीमेटली 89% इन 2024, द नंबर ऑफ FC बैंक सखीज है, जो बैंक मित्र होती है वो बढ़ गया है। तो ये सब तो अच्छा काम है ना, तो सब तो हो ही रहा है। हमें पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है इंडिया में। बेस ईयर जो है आपका 2018 में 100 लिया गया था, हाँ लिया गया था। 1 to 3 टैक्स रैम्प्स, इसकी भी सेक्टर देखो, टैक्स से टेक्सटाइल आपको पता होना चाहिए। इससे इस तरीके से भी आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टैक्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री। AI बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड एट द 2nd ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, व्हाट इज़ द नेम, तो AI बेस्ड लैंग्वेज था, उसका नाम था नॉर्बू, ठीक है। और उसको बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संघ ने क्या कहा है, कल्याण मित्र कहा है नॉर्बू को। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटल पेंशन योजना, तो वो आपकी जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है PFRDA वही करती है। अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना जो है, जो बेनिफिशरी जो लोन वापस टाइम पे दे देती है, तो उनको और क्या क्या फ़ायदा दिया जाता है एडिशनल, तो वो हायर अमाउंट का लोन उनको दिया जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, कैशबैक इंसेंटिव, तो ये सारे स्टेटमेंट में ऑल ही आंसर होता है। उसके बाद कंसिडर फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में हमारा रैंक में गड़बड़ किया है, हम 5th रैंक पे नहीं, हम 16th रैंक पे है। तो 2 स्टेटमेंट को अगर काट दिया जाए, अच्छा पूछ रहे कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो 2 तो इनकरेक्ट है ही, ठीक है, 2 तो इनकरेक्ट है ही। उसके बाद ऐसे ही गलतियाँ होती है एग्जाम में। इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशन ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट वॉज लॉन्च इन न्यू दिल्ली, तो लोकेशन में गड़बड़ है, इनकरेक्ट 1 and 2। विच ऑपरेशन डिड द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च अटैक वेनेजुएला कैपिटल कराकस पे, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। डेजर्ट स्टॉर्म किस पे किया था, इराक पे किया था। अर्जेंट फ्यूरी ग्रेनेडा पे, ठीक है।
उसके बाद है आपका कि ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स आता है आपका, वो कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। टॉप परफॉर्मर यही है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और फाइनेंशियल ईयर दिस का अभी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्टूड एट US $437 बिलियन। एक बात बताओ, जो एग्जामिनर होगा इतना मेहनत क्यों करेगा इसमें डेटा में चेंज करने का? वो जैसा वैसा ही डाल देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में किसान सम्मान निधि में क्या हुआ है कि पैसे दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स अलग से दिए जा रहे हैं फार्मर्स को। तो कितना दिया जा रहा है? 3,000 का। और PM किसान में कितना मिल रहा था? 6,000 का। दोनों मिला के कितना हो गया? 9,000। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया? 10,000। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप 3 को काटोगे, 3 को काटोगे तो 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस वे हैव बिन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे एक्सप्रेस वे, ये हमने पढ़ा भी था, पिछले ही साल पढ़ा था। तो ये सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सर्वे में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद भारत विस्तार के बारे में पता है कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, फार्मर्स को रियल टाइम एडवाइस देने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्सपेंड कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर, या ऐसा कुछ नहीं था। भारत विस्तार का ऑब्जेक्टिव यूजर वुड रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू यूटिलाइज इट। तो ऐसा कुछ नहीं, हाई स्पीड नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कोई क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग बिटकॉइन का। बहुत हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, नॉर्मल चाहिए। 1 and 3 होगा इसका आंसर। न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस टू डेवलप एज अ ग्रोथ कनेक्टर। तो टोटल 7 है। और अगर इसमें देखा जाए कि सर्विसेज सेक्टर करंटली एम्प्लॉयज मोर पीपल देन एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं, सर्विस सेक्टर ज़्यादा लोगों को नहीं करता। अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही टॉप पर है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। 1 गलत, 1 गलत, आंसर आपका 3 आ जाएगा। द परसेंटेज ऑफ रेगुलर वेज सैलरीड कैटेगरी हायर इन अर्बन एरिया कम्पेयर टू रूरल एरिया, ये सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि India's real GDP growth rate for financial year this and this is projected इतना। The government has successfully achieved target of being fiscal deficit 4.5%, ये भी सही है, ये भी सही है। According to the survey, India is now become the world's 4th largest economy, नहीं, हम लोग PPP के अकॉर्डिंग 3rd लार्जेस्ट हुए हैं। और वैसे देखा जाए तो हम लोग 5th पे आ गए हैं, या 6th पे आ गए हैं, या 5th पे नॉमिनल GDP से। तो 3rd गलत है, 3rd गलत है। तो आंसर होगा 1 and 2। बागशीर के बारे में, ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर आया था, कलवड़ी क्लास का है। और ये सबमरीन जो है मजागांव डॉक से लिमिटेड नहीं बनाया है सॉरी, बट ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। तो 2 काट दो, ये डीजल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ आधार। तो उदय नाम है उसका। बिहार इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ पे देख लो, प्राइमरी 18.3, सेकेंडरी 26.8, टर्सरी 54.8, और जो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11.1 पे। तो ये भी गलत है ना, सिर्फ एक ही का सही है, आपका टर्सरी सेक्टर का सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137, थ्रो द इको फ्रेंडली बैम्बू हर्ट्स। कौन से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कौन से जो ट्राइबल ग्रुप है वो इको फ्रेंडली बैम्बू हर्ट्स बना रहे हैं? वो है आपके थारू एंड ओरॉन। उसके बाद 7 निश्चय 3 का आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मेंस दिया होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा। 7 रिजॉल्व लिए गए हैं, टोटल 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई है। उसमें आपको प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और IT हब्स बनाया जा रहा है। कहाँ पे? आपका बिहटा और राजगीर में बनाया जा रहा है। ओनली 1 and 2। उसके बाद आपको पता है कि एलोकेशन स्टेट का फिनटेक सिटी किसे बनाया जा रहा है? बिहटा, पटना को फिनटेक सिटी बनाया जा रहा है। अब आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। मैं रीजनिंग का क्वेश्चन बता सकती हूँ आपको, जैसे कि आपका प्रवीण जो दिया हुआ है, तो प्रवीण में अगर आप सॉल्व करोगे तो P से O की तरफ कैसे जा रहे हैं? तो O से मतलब O के बाद P आता है, यानी कि -1। फिर यहाँ पे R से P Q R -2 किया है। फिर यहाँ पे X, तो यहाँ पे -3 किया है, देख सकते। तो -1 -2 -3 ऐसे करके किया गया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा JSKZUI हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया था, इसलिए मैंने इतनी जल्दी बता पा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये देखते ही स्ट्राइक किया कि 4 × 2 + 4 × 2 + 4 × 2 8 + 2 किया गया है, तो 10 आता है। फिर 10 × 3 + 3 करेगा तो 33, 33 × 3 मतलब ऐसे करके +3 करेंगे तो आपको 136। उसी हिसाब से अगर आप करोगे 136 × 4 + 4 करोगे तो आपका 685 इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 500 डिविजिबल बाई 4 5 6। तो इसका LCM निकाल लो, 60 आएगा। और 60 के बाद 100 के बाद जस्ट 60 से डिवाइड होने वाला
कौन सा है, तो आपका 100 से जस्ट बाद है आपका 120 और 500 से जस्ट पहले 480, तो माइनस कर दो बाई 60 + 1, आंसर आ जाएगा आपका 7। इसमें देख लो, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, आप देख लेना कैसे करना है। मिसिंग नंबर में आपका कुछ नहीं था, 5 का ऐड करना था सब में, ठीक है। तो 9 5 14 में भी 5 आप जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आपका। और ये मैंने सॉल्व किया था और साउथ इसका आंसर है, आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। और इसमें 60 इसका आंसर है 147 का, और आप आ चुके हैं 148 में, इसका आंसर 6 है। इसमें देख लो 3 3 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे इन चारों का सम करो इंटू 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे कि 6 2 8 4 12 13 14 15 15 चौका 60, ऐसा करके बनाया गया है। तो इस लॉजिक से इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसमें तो बहुत ईजी था कि जो बी सी भाई बहन है और फिर सी भाई है और बी बहन है और डी जो है सी इज़ द और फिर ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ओके, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे देखती हूँ, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द सन ऑफ डी। तो डी और ए में क्या रिलेशन है, डॉटर का रिलेशन है। और यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस हो गए डन। आप बताना कमेंट में आपने को कितना स्कोर किया, ओके। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव तो आप कमेंट करना। थैंक यू सो मच।